Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के बारे में. सेकेंड आर्टिकल में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में. थर्ड आर्टिकल में अलीनो के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फोर्थ आर्टिकल में यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज की है जो इंडियन सोलर पैनल के ऊपर, उसे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन को समझिए. जैसे कई सेक्टर होते हैं जैसे स्टील, सीमेंट, इनमें कोल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस होती है. अब अगर इनकी चिमनीज के ऊपर हम कुछ ऐसे डिवाइस को इंस्टॉल कर दें जिससे हम कार्बन को सेग्रीगेट करके उसे स्टोर कर सके, अब कैप्चर करके उसे स्टोर कर सके और किसी यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज कर सके, इसी को कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन कहा जाता है. अब नेट जीरो को अगर हमें अचीव करना है बाय 2070, नेट जीरो मतलब जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड अमिट कर रहे हैं उतना ही हम कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब करें, तो इस चीज को नेट जीरो कहा जाता है. तो इसको अचीव करना है 2070 तक, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हार्ड टू अबिट सेक्टर्स है इसके अंदर कार्बन कैप्चर को प्रमोट किया जाए. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोर्सेज जैसे पावर प्लांट हो गए, सीमेंट फैक्ट्रीज हो गए, तो इनको कार्बन को कैप्चर करके हम किसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में जैसे किसी फॉल्ट लाइन के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हैं, या इन्हें कैप्चर करके किसी यूजफुल प्रोडक्ट में जैसे मिथेनॉल, बायो अल्कोहल, कंक्रीट ब्लॉक्स या पॉलीमर्स के अंदर कन्वर्ट कर सके, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. अब इन सेक्टर्स को, हार्ड टू अबिट सेक्टर को क्यों हमें फोकस करना चाहिए? बिकॉज ये सीमेंट, केमिकल सेक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अकेले नहीं चल सकते एंड अगर इनमें हमने कार्बन कैप्चर नहीं किया तो हम कार्बन फुटप्रिंट अपना कम नहीं कर पाएंगे. मोरओवर इंडिया की पॉलिसी है सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, तो यहाँ पे हम इसको वेस्ट की जगह पे एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए. अब अगर इसे आप बायोमिथेनॉल में कन्वर्ट कर पाओगे या मिथेनॉल में कन्वर्ट कर पाओगे, तो इससे कहीं ना कहीं आप फ्यूल क्रिएट कर पाओगे जिससे आपकी क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, जो इस साल लगभग 89% के आसपास पहुंच जाएगी, आप उसे रिड्यूस कर पाओगे. तो कहा जाता है कि भाई देखो, इसमें कॉम्पिटिटिव कॉस्ट होनी बहुत जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड में बहुत, कहीं ना कहीं चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज के साथ हमारे प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं कर पाते. तो अगर ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी हुई तो इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं है, जैसे कोई पाइपलाइन नहीं है कि कैसे इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. एंड साथ के साथ अभी अगर हम बात करें पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स की, तो भैया अभी हमारे पास ऐसे कोई पॉलिसी वगैरह नहीं है जिसके थ्रू हम इसको हैंडल कर सकें. तो याद रखना कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये फोकस कर रहा है कि कैसे R&D को हम बूस्ट कर सके ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को चीप रेट पे डेवलप कर सके. मोर ओवर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा रोल रहेगा. अंबुजा एंड अडानी ग्रुप्स मिलके यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं कि कैसे कार्बन कैप्चर को हम यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके. जेके सीमेंट इन्हें कंक्रीट ब्लॉक में कन्वर्ट करने के ऊपर फोकस कर रही है एंड ऐसे ही बायो अल्कोहल बनाने के लिए भी एक आपकी कंपनी वर्क कर रही है. कहते हैं पॉलिसी इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है आपको. यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन के साथ इसे इंटीग्रेट करके फ्यूल के अंदर आप कन्वर्ट कर सके तो बेटर रहेगा. एंड यहाँ पे हब एंड क्लस्टर मॉडल काफी बेटर रहेगा, जैसे आपका एक एरिया में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और मल्टीपल कंपनीज को ये यहाँ पे सपोर्ट करे. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. आइए बात करते हैं अब, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है रिसेंटली इजराइल के दौरे पे पहुंचे, तो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा डीप करने की हम फोकस कर रहे हैं. बिकॉज अभी जो टाइम है वो बहुत ज्यादा रीजनल टेंशन इस एरिया में चल रही है, तो सिचुएशन को वेस्ट एशिया में डिफ्यूज करने की जरूरत है. तो ईरान के और यूएस के बीच में अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड ईरान और इजराइल के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सऊदी और यूएई के बीच में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. तो इन सब के बीच में यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो इजराइल में हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो कहते हैं वैसे अभी हमारा जो इकोनॉमी रेट जो है काफी अच्छा नहीं चल रहा है. पहले $10 बिलियन के आसपास हुआ करता था, बट अभी 66% का इसमें ड्रॉप हुआ है, अभी $3.6 बिलियन के आसपास है. मे बी जो इस एरिया में सेफ्टी कंसर्न है उसकी वजह से ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा हो.
थोड़ा डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन भी देखने को मिला है वेस्ट बैंक को लेके। इंडिया की अभी जो यूएन में स्टेटमेंट थी करीबन 100 देशों के साथ मिलके, तो उसमें हमने ये कहा था कि भैया ये जो टेरिटोरियल पॉलिसी है जो वेस्ट बैंक को कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश है यहाँ पे इसराइल की, हम उसमें इसराइल का साथ नहीं देते, हम उस चीज को कंडेम करते। मोर ओवर ट्रेड इम्बैलेंस की बात की जाए तो पहले की तुलना में कम हुआ है। वैसे हम ट्रेड सरप्लस इंजॉय करते थे $6 बिलियन का, बट अभी ये आप मान के चलो 66 100 के आसपास, मतलब 666 जो है आपका $1 बिलियन के आसपास अभी हो गया है। तो कहते हैं कि भाई अभी डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसराइल का ज्यादातर डिफेंस सेगमेंट का जो प्रोडक्ट है इंडिया ही लेता है। तो ब्राक मिसाइल हो गया या साथ में मिलकर R&D करना हुआ, ये सब में हमारा फोकस रहता है। 32,000 से ज्यादा इंडियन जो वर्कर्स है अभी एम्प्लॉयड है इसराइल के अंदर, खासकर फिलिस्तीन वर्कर्स के जाने के बाद से। एंड मोर ओवर नॉलेज एक्सचेंज की बात की जाए तो 900 इंडियन स्टूडेंट्स अभी इसराइल में है, जो कि इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड इनोवेशन फंड के अंदर पार्टिसिपेट करवा। अब बात की जाए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए फेब मंथ से नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएंगी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी हम यहाँ पे साइन कर चुके हैं 2025 के अंदर। इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। उसके साथ साथ मेक इन इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर रही है इसराइल की डिफेंस फर्म, एंड इवन यहाँ पे हमारे साथ मिलकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। तो हमें अपनी ट्रेड बास्केट को और ज्यादा डिवर्सिफाई करना होगा। हेल्थ, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। वर्कर्स की सेफ्टी को लेके हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एश्योरेंस चाहिए। एक वेस्टर्न क्वाड को हमने यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश की थी, तो उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। I2U2 के नाम से आप इसे जानते हैं, इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएस के नाम से। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं अलीनो की, अलीनो एंड लानिना। तो देखिए इन दोनों का ही इंडिया के मानसून के साथ एक गहरा संबंध है। अब इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा, ये एक ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो डायरेक्टली मॉनसून साइकिल के ऊपर इंपैक्ट डालती है। बट क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रैपिडली ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जो ओशन वाटर है वो आपका गर्म हो रहा है। तो इसकी वजह से अलिनो और लानिना के जो इंस्टांस है वो काफी कॉमन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हर बार ये आपके अलिनो लानिना नहीं है। एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे किसी इंसान को फीवर होता है तो उसकी बॉडी ज्यादा हीट अमिट करते, तो ऐसे ही अर्थ भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी आउटवर्ड अमिट कर रही है, तो जिसकी वजह से ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। अभी जैसे ट्रिपल डिप इफेक्ट की बात की जाए तो 3 साल के अंदर अनयूजुअल आपको लानिना जैसी कंडीशन देखने को मिली है, जहां पे ओशन वाटर आपका गर्म होता है आपके काफी डेप्थ के अंदर, एंड जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि अर्थ की एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। मतलब आपकी अर्थ की एनर्जी जो है रिलीज होती है स्पेस के अंदर, एंड इसकी वजह से आपको थोड़ा फ्लिप देखने को मिल रहा है अलिनो और लानिना की साइकिल में। तो कहते हैं कि भाई अभी जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहते हैं कि हम मेथड्स को अपडेट करेंगे जिसके हिसाब से अलिनो और लानिना की साइकिल को कैलकुलेट किया जाता है, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे आ सके। तो एक डायनेमिक मॉडल आपको बनाने की यहाँ पे जरूरत है जिसमें आपकी बेसलाइन रोलिंग हो, मतलब टाइम के साथ चेंज हो सके। डिकार्बनाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए बिकॉज ज्यादातर जो ह्यूमन एक्टिविटी है इसकी वजह से एनर्जी इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है, और इवन शिपिंग की पोल्यूशन की वजह से भी आपके ओशंस के टेम्परेचर के ऊपर असर पड़ रहा है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे डिकार्बनाइजेशन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए एंड ग्लोबल मॉनिटरिंग के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि अर्थ के हीट बजट को हम प्रॉपरली मैनेज कर सके। आइए अब बात करते हैं सोलर पैनल की। तो अभी रिसेंटली यूएस ने 126% की हमारे ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी है। भाई इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा सब्सिडीज, अनफेयर सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है मैन्युफैक्चरर्स को, जिसकी वजह से यूएस की डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर असर पड़ रहा है। कहते हैं इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अभी 700 या तकरीबन $800 मिलियन का है 2024 के आसपास, और इसमें 90% का सर्ज देखने को मिला था आपको। अब हुआ ये है कि करंटली इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 140 गीगावाट पर एनम, मतलब एक साल में 140 गीगावाट की हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। अभी अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो समवेयर 40-50 गीगावाट हम डोमेस्टिकली यूज कर रहे हैं, बाकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात यह है कि भाई अगर ये यूएस में नहीं बिके, क्योंकि अब अगर हम पैरिटी पे नहीं है, हमारे जो मॉड्यूल है इनकी कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो वहां पर मार्केट में बेच नहीं पाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस गिरेंगे और कहीं ना कहीं इन कंपनीज की फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर असर पड़ सकता है।
तो वैसे ये 126% की जो ड्यूटी है ये एक तरह का ट्रेड बैरियर आप कह सकते हो, जहां पे अमेरिका और अदर इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव जो है वो हमारे मुकाबले में ज्यादा चीप हो जाएंगे और इंडिया की जो मार्केट है ये ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी एक नई मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए, डोमेस्टिक डिमांड को और ज्यादा बूस्ट करें, जहां पे पावर परचेज एग्रीमेंट कर सकते हैं हम डिस्कॉम कंपनीज के साथ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस कर सके। एंड साथ के साथ एक फोकस स्ट्रैटेजिक हमारा ये भी होना चाहिए, हम और ज्यादा लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करें। तो ये आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।